अतातुल्ला खान आपके विधायक आ गए ये कहते हुए कि अगर आपको हटाना है अतिक्रमण तो मुझे बताइए, मैं हटाऊंगा। कुल मिलाकर आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, जो कुछ इंक्रोचमेंट है वो किसी एक कॉलोनी में नहीं, एक इलाके में नहीं है, पूरे देश के अंदर है, दिल्ली के हर कोने के अंदर है। लेकिन ये सेलेक्टिव मेमोरी जो है कि एक पर्टिकुलर इलाके पे आप बुलडोज़र चलाएंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो जनता के इंटरेस्ट के खिलाफ है। आप सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम कर रही है। क्या कभी आपने पहले सुना था किसी सरकार ने बुलडोज़र चलाए थे? आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोज़र मामा कहला रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री बुलडोज़र बाबा कहला रहे हैं। अब अमित दिल्ली के अंदर है तो अमित शाह भी बुलडोज़र से जुड़ जाएंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता के इंटरेस्ट के खिलाफ है। और अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो प्रॉपर नोटिस दीजिए, सबको नोटिस दीजिए। अगर दो घर इंक्रोच्ड हैं तो दोनों को नोटिस दीजिए। ये संभव नहीं है कि एक का घर गिरा दें और एक का बाकी रखें। जो बात सर आप कह रहे हैं इस पर जो साउथ एमसीडी के सेंट्रल जोन के जो चेयरमैन हैं उनका कहना है कि 15 दिन का रोड मैप बना हुआ है, कल कोई दूसरा इलाका हो सकता है, किसी खास जगह को चिन्हित कर ऐसा नहीं किया जा रहा है। क्या सिर्फ साउथ एमसीडी के अंदर इंक्रोचमेंट है? दूसरी एमसीडी क्यों खामोश बैठी है? वहां जो इंक्रोचमेंट है वो एमसीडी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? इसी से पता चलता है कि आपकी सेलेक्टिव मेमोरी है, आपके सेलेक्टिव डिसीजंस हैं। वरना जहां दूसरी एमसीडी काम कर रही, बाकी दो एमसीडी, वहां पे भी बुलडोजर चलाइए और पूरे देश के अंदर चलाइए। क्या राष्ट्रपति भवन का कोई आपके पास कागजात मौजूद हैं कि वो कानून के मुताबिक बना है? लाल किले के मौजूद हैं आपके पास ताजमहल के मौजूद हैं। बुलडोजर चलाइए। क्या आप ये कह रहे हैं कि वो भी उसमें भी इंक्रोचमेंट है, अवैध निर्माण है? इंक्रोचमेंट है, लाल किले में इंक्रोचमेंट है। इन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। अगर यही कानून है तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक बात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कही है कि देश में चर्चा बुलडोजर और लाउड स्पीकर पर की जा रही है, ये मुद्दा नहीं है। एक एजेंसी की रिपोर्ट के हवाले से वो कहते हैं कि दिल्ली में लगभग 80 से 90% अवैध निर्माण है। क्या पूरी दिल्ली पर बुलडोजर चलाया जाएगा या मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने की? वो वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर 80% इंक्रोचमेंट है, सब पे चला दीजिए बुलडोजर। और क्या देश का यही मुद्दा है कि बुलडोजर, हिजाब, लव जिहाद? क्या महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है? क्या घर की गैस, कुकिंग गैस कोई मुद्दा नहीं है जिसकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं? चूंकि जनता के इन मुद्दों से तवज्जो हटाना चाहती है सरकार, इसलिए इस तरीके के काम करती है। एक सवाल सर और है इस मुतालिक। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि गोवा का जो ये समान नागरिक संहिता कानून है ये मॉडल हो सकता है दूसरे राज्य को लागू करने को लेकर। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भी इसी तरीके का मुद्दा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर अकेला आर्टिकल 44 नहीं है, 15 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 39 भी है जो कहता है कि देश की वेल्थ कोशिश करे स्टेट के सब में बराबर बढ़ जाए। आपको मालूम है कि देश की टोटल वेल्थ का 70-75% देश के अंदर सिर्फ 1% लोगों के पास है। सरकार कोशिश कर रही है कि इस वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो। और अगर एक ही कानून बनाना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनियन लिस्ट में नहीं है, स्टेट लिस्ट के अंदर है। हर स्टेट अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अलहदा बना देगा, क्या एक कानून रहेगा? क्या ये संभव है? जो देश का संविधान है वो ही 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कौन सा कानून पार्लियामेंट बना सकता, कौन सा असेंबली बना सकता, कौन सा दोनों बना सकते? इनको खत्म कर दीजिए। अगर असेंबली को हक हासिल है कि वो अपना कानून बनाए तो एक कानून, एक देश कहाँ बाकी रह जाता है? आप सारे असेंबलीज को ख़त्म कीजिए, गवर्नर के जरिए सरकार चलाइए, कानून बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट को दीजिए,
तभी ये संभव है कि एक देश एक कानून, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। असल मुद्दों को हटाने के लिए इस तरीके की बातें की जा रही हैं। सर, आपके मुख्य है कि हम भगवान राम को एक गरिमापूर्ण व्यक्ति के रूप में मानते हैं और हमेशा राम राज्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन बीते सालों में उन्हें योद्धा के तौर पर दिखाया गया और हनुमान जो भक्ति और ज्ञान और शक्ति की प्रतीक है, उनकी एक क्रोधित चित्र जो है वो दिखाया जा रहा है, जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, मैं कहूँगा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ और भारतीय जनता पार्टी मेरी इन बातों को बहुत देश को मिसगाइड करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ जय श्री राम राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे बताइए तो सही कि नरेंद्र मोदी जी अयोध्या कितनी बार गए पूजा करने? मुझे बताइए तो सही कि बीजेपी के वो नेता जो पार्लियामेंट में जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो कितनी बार अयोध्या पूजा करने के लिए गए? राम का नाम ऐसे आदर के साथ नहीं लेते ये लोग। ऐसा लगता है जैसे बंदूक की गोली निकाली जा रही है किसी को मारने के लिए। सर, डी कंपनी से जुड़े लोगों को गई है, कई जगह छापेमारी हुई है। देखिए, कानून को अपना काम करना चाहिए और जो डी कंपनी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो जाहिर है कि देश को उनकी ज़रूरत है। उन्होंने देश के अंदर बहुत आतंक फैलाया है। अगर उनका ताल्लुक कुछ लोगों से है तो उनके खिलाफ निश्चित तौर से कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल सर, और साइन डाली गई इसको रोकने को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को खारिज किया और हाई कोर्ट जाने को कहा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मैं बड़ा आदर करता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि ऐसे एंकर्स जो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सपोर्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट उनको ज़मानत दी है। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं है कि वो डायरेक्ट कोई पटिशन, कोई रिट सुन सकती है। सुप्रीम कोर्ट को पूरा इख्तियार है, लेकिन हम उसका सम्मान करते हैं। अगर हाई कोर्ट के लिए कहा है तो हाई कोर्ट जाना चाहिए। दूसरा सवाल सर ये है कि महाराष्ट्र प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने कहा है कि कर्नाटका में 1000 से अधिक मंदिरों में हनुमान चालीसा सुबह के टाइम पढ़ा जाएगा, जब अजान लाउड स्पीकर के जरिए अदा की जाएगी। देखिए, मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूँ, वो लोग जो हनुमान चालीसवा पढ़ रहे हैं, वो जिद के लिए पढ़ रहे हैं, अजान के मुकाबले पे पढ़ रहे हैं, या हनुमान चालीसवा की इज्जत करते हैं? आप तो हनुमान चालीसवे की बेइज्जती कर रहे हैं, अपने ही धर्म की बेइज्जती आप कर रहे हैं। अजान के मुकाबले पे आप खड़े होकर हनुमान चालीसवा पढ़ेंगे। हनुमान चालीसवा आदर के लिए है, पूजा के लिए है, इज्जत के लिए है। इसलिए नहीं है कि अगर कहीं गुरुद्वारे के अंदर पूजा हो रही है तो उसके सामने जाके खड़े हो जाओ, मस्जिद में अजान हो रही है तो सामने हनुमान चालीसवा पढ़ो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सवाल सर और है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो देशद्रोह का कानून है उसके प्रावधानों पर फिर से पुनर्विचार किया जाएगा। जब तक केंद्र सरकार पुनर्विचार कर रही है, तब तक जिन देशद्रोह का मामला जिनके ऊपर चल रहा है उसे हटाया नहीं जाना चाहिए। देखिए, सरकार कितना समय चाहिए आपको पुनर्विचार करने के लिए? जो आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा चलाया जाता है। कोई आदमी बीजेपी के खिलाफ बयान दे देता है, ट्वीट कर देता है, उसके खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा चलाया जाता है। कौन देशद्रोही है, इसकी परिभाषा तय होनी चाहिए। ये तय होना चाहिए कि देशद्रोही की क्या परिभाषा है, किसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और समय देने का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को उन तमाम लोगों को, अगर वो गुनाहगार हैं, उनको छोड़ के ऐसे तमाम लोग जिन्होंने इस तरीके के बयानात दिए बीजेपी के खिलाफ, उनको बरी करना चाहिए।